कभी कॉलेज में किसी को डेट किया, कोई गर्लफ्रेंड थी? कभी पिताजी से मार पड़ी है? घर पर छुपकर आप जाते थे फिल्म देख? राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में जो वहाँ पर हुआ वो पूरे देश ने देखा। वहाँ कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से चल रहे थे। दिल्ली में आपकी सरकार है, उम्मीद से ज्यादा बहुमत से लोगों ने आपको चुना, उसके बावजूद इतने लंबे समय बाद भी छात्रों के ये हालात हैं। बेसमेंट में कोचिंग अब से नहीं, एलजी ने गुपचुप तरीके से कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में मुलाकात करी। कुछ जानकारी मिली वो बंद कमरे में क्या मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी नाम लेकर आप प्रहार करते हैं। लंबे समय तक आप भी जेल में रहकर आए। घर वाले, चाहने वाले, सपोर्टर्स आपसे कहते नहीं कि भाई संजय जी थोड़ा हल्का हाथ रखिए? टीवी पे क्या देखते थे? सी मजाक वाले जो सीरियल आते हैं। कौन से देखे? सीरियल आता है भाभी जी घर पे है। कौन सा गीत गाते थे वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे मिल। लव जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है? लव जिहाद को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं। क्या हम ये माने कि जो शराब घोटाला था वो इस लोकसभा चुनाव में भारी पड़ गया? संसद में हमने देखा कि बीजेपी यानी सरकार तो वक्फ बोर्ड बिल लाई है, कह रही है मुसलमानों के लिए लेके आई है। आप कह रहे हैं कि मैं कौन खामोखा। एक भी सांसद नहीं देते टिकट मुसलमान, लेकिन मुसलमानों का भला करना है। भारतीय जनता पार्टी की नई सांसद बनी है कंगना रनौत। उन्होंने ये कहा कि ये तो मोदी जी की मजबूती है, नहीं तो जो किसान आंदोलन हो रहा था उस समय हालात बांग्लादेश जैसे ही हो जाते हैं। वो एक विक्षिप्त महिला है, बददिमाग महिला है। आप और खड़गे जी देश की सरकार को लेकर एक मजाक कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे कि देश की सरकार तो बैकवर्ड वालों की अब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी देश से आरक्षण और संविधान दोनों खत्म करना चाहती है। बिल्कुल करना चाहती है और इनका इतिहास यही है। कलकत्ता रेप केस को आप कैसे देखते हैं और अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? उस दरिंदगी के बारे में सोच कर भी रूह कांप जाता है। छोटे जनपद होते हैं, खासतौर से वहाँ बच्चे कंचे भी खेलते हैं, लट्टू भी खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये तो ईश्वर तय करता है। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। आज माय काइंड ऑफ टॉक करेंगे एक ऐसे मेहमान के साथ, एक ऐसे नेता के साथ जिन्होंने बहुत ही कम समय में देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उन्हें एक मुखर, शानदार वक्ता के तौर पर जाना जाता है और वक्ता ऐसे जिनकी तारीफ चाहे उनकी पार्टी के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, दबी जबान में सभी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से हुई और उसके बाद एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकली थी, उसके बाद जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, उस पार्टी के देखते ही देखते वरिष्ठतम नेताओं में ये शुमार हो गए। और आज हम उसी मेहमान के साथ, उसी राजनेता के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप तो ठीक हैं, लेकिन सवाल तमाम है क्योंकि जनता आपको देखती है और आप हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से, प्रखर होकर, मुखर होकर, शानदार तरीके से खुलकर आप बात रखते हैं, चाहे पार्टी लाइन के अंदर हो, पार्टी लाइन के बाहर हो। इसीलिए आपको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। शुरुआत में करूंगा राजेंद्र नगर से। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में जो वहां पर हुआ वो पूरे देश ने देखा। छात्रों की जान वहां पर जिस तरीके से गई वो पूरे देश ने देखा। वहां कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से चल रहे थे, बेसमेंट में किस तरीके से स्टूडेंट्स रह रहे थे, क्या छात्रों के वहां पर हालात थे, वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद राजनीति की शुरुआत हुई आरोप प्रत्यारोप से। दिल्ली में आपकी सरकार है, लंबे समय से आप सरकार चला रहे हैं, फुल मेजोरिटी से, बहुत ही जबरदस्त बहुमत से, उम्मीद से ज्यादा बहुमत से लोगों ने आपको चुना। उसके बावजूद इतने लंबे समय बाद भी छात्रों के ये हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं कि वो घटना अपने आप में बहुत ही दुखद, पीड़ादायक, दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबको हिला देने वाली घटना थी। इसमें कोई मैं सफाई नहीं दे रहा हूं अपनी। 3 छात्रों की जान गई इसमें, और बेसमेंट में कोचिंग अब से नहीं, 20-20 साल से चल रही है। 20-20 साल से एमसीडी इसके लाइसेंस देती है, फायर डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है। तो निश्चित रूप से ये एक लंबे समय से जो लापरवाही बरती गई उसका नतीजा है, उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा और 3 छात्रों की जान चली गई। हमारी सरकार ने
तुरंत उस पर एक्शन लिया। मैं खुद गया था छात्रों के बीच में बात करने के लिए। जो उसके लिए जिम्मेदार लोग थे, एमसीडी के जो अधिकारी थे, उनको सस्पेंड किया। लेकिन दिल्ली में, ये मैं आपके सामने मानने में मुझे कोई जरा सा भी संकोच नहीं है, मल्टीपल गवर्नेंस सिस्टम जो है, इसने दिल्ली का काफी नुकसान किया है। एक ऐसी व्यवस्था यहां पर है, जानबूझकर वो व्यवस्था लाई गई है जिससे हर काम में रोड़ा अटकाया जा सके। लैंड की जिम्मेदारी एलजी साहब के पास है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एलजी साहब के पास है। उनको अगर कोई भी सरकार का बजट है, वो चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, बिजली का हो, पानी का हो, जल बोर्ड का हो, सीवर का हो, उस पर रोक लगानी है। बीजेपी की सरकार का जो केंद्र से इशारा है, उसके हिसाब से उनको बयान देना है, उनको काम करना है। ऐसे में बहुत मुश्किल है काम करना। और इन मुश्किल परिस्थितियों में भी एक नेता देश का ऐसा है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री, और उसके बाद मुनाफे का बजट हमने दिया। किसी भी फील्ड में हम जी जान से लग के हमने काम किया। एमसीडी हमें मिली, उसके बाद बीजेपी की यह परेशानी थी कि कैसे इनके काम को रोका जाए। 21 महीने में हमने कूड़े के पहाड़ को आधा कर दिया। हमने वादा किया था कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे दिल्ली के अंदर, करके दिखाएंगे। जो हमारे सामने चुनौतियां अभी कम समय हमको मिला एमसीडी में, लेकिन जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उसको हम पूरा करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर कई एजेंसियां होने के नाते, कई संस्थाएं होने के नाते, कई कार्यदायी संस्थाएं होने के नाते काम करने में मुश्किल होती है। जो घटना उन छात्रों के साथ हुई, उनका जीवन वापस नहीं हो सकता, और हम सब के लिए ये हमेशा एक पछतावा रहेगा कि ऐसी घटना हुई। नहीं, आप ये मान रहे हैं कि वहां पर दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप वहां पर गए थे, आगे की क्या तैयारी है कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो? देखिए, ऐसा है कि दो तरफ की जिम्मेदारी है। एक तो ये है कि एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट और बाकी जो एजेंसियां हैं वो इस बात को देखें कि कोई बेसमेंट में कोचिंग ना चलने पाए। दूसरी बात ये भी है कि अ, छात्रों से अनाप शनाप फीस ली जाती है कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। उनको अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी होती है। वो बेचारे आते हैं, उनका 2-4 साल जो यहाँ रहना होता है, पूरी लगन से वो मेहनत करते हैं कि हमारा कोई एग्ज़ाम में यूपीएससी हो या पीसीएस के एग्ज़ाम हो या अलग अलग बैंक के पीओ के एग्ज़ाम हो, वो निकलें। तो वो तो उसके लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर उनके उनके पास ज़्यादा विरोध करने की ना तो उनके पास समय होता है, ना वो उसमें अपना समय लगाना चाहते हैं। पिता का पैसा है, उस पैसे में पढ़ाई करना है, माँ बाप को एक अच्छा भविष्य देना है, तो इसलिए वो लग जाते हैं उस काम में। लेकिन अब हम लोगों ने ऐसा ऐसा इंतजाम किया है कि अब ऐसी कोचिंगें ना चलने पाए, और जो भी लोग ऐसे करेंगे उन पे फाइन भी करेंगे, उनकी कोचिंग को सीज भी करेंगे, और हमने किया भी दिल्ली में। आगे की पूरी तैयारी है, आप आश्वस्त? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है। और जहां कहीं भी गलत दिखे तो उसकी शिकायत भी कीजिए, बिना डरे हुए। मैं तो छात्रों से आह्वान करता हूं कि शिकायत कीजिए। अगर कोचिंग सेंटर्स किसी भी तरीके का शोषण या उत्पीड़न कर रहे हैं और जानबूझ के नियमों का उल्लंघन करके आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें लाइब्रेरी चला रहे हैं बेसमेंट में, या क्लासेस चला रहे हैं, तो उसकी शिकायत कीजिए। हम लेकिन कार्रवाई करेंगे। शिकायत करने में दिक्कत ये है दिल्ली वासियों के साथ कि वो कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। आपने जैसा खुद भी बताया कि दिक्कत तो है, सिस्टम में तो दिक्कत है दिल्ली की सरकार के साथ। अच्छा, देखिए, आप एक नहीं, मैं सरकार इसलिए भी कह रहा हूँ, आपने राजेंद्र नगर वाले मामले में भी ये कहा था कि एलजी ने गुपचुप तरीके से कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में मुलाकात करी, मीटिंग करी। आप एक सरकार को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। आप कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को बुला रहे हैं, उनसे जो भी बातचीत आप कर रहे हैं, दिल्ली सरकार को आप उसमें भरोसे में नहीं ले रहे हैं। चुनी हुई शिक्षा मंत्री को,
चुनी हुई सरकार को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये दिखाता है शुद्ध राजनीति। हर तरीके से आपको राजनीति करना है, चाहे किसी की जान जाती हो जाए, कितनी बड़ी समस्या हो जाए, कितनी बड़ी जमीनी दिक्कतें हो जाएं, लेकिन आपको सिर्फ राजनीति कुछ करनी जानकारी मिली वो बंद कमरे में क्या मुलाकात हुई थी, है। उसमें क्या हमारा बातचीत हुई इंटरेस्ट नहीं थी? है। हमने उसको बोला और उसके बाद हमने भी प्रयास किया कि कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं वो उन छात्रों को मुआवजा दें और जो उनकी डिमांड्स है उसको पूरी करें। हमारी सरकार के स्तर पे जो डिमांड है उसको हम लोग पूरी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम मामला आरोप प्रत्यारोप में ना जाए और छात्रों का भविष्य और उनकी नहीं जाना जिंदगी चाहिए। सुरक्षित रहे। मैं कह रहा हूं, एक सरकार को दिल्ली की जनता ने चुना, 5 साल के लिए चुना, काम तो करने दीजिए। आपका मकसद है हम रोड अटकाएंगे, हम काम नहीं करने देंगे। क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई? क्यों अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए? क्यों मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए? क्यों सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री बन गए? अरे इनका तो बड़ा नाम हो रहा है आतिशी सौरभ के काम का। तो रोको। हमारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे गोपाल राय जी हों, इमरान हुसैन हों, कैलाश गहलोत हों, हर सेक्टर में वो लग के जुनून के साथ पूरे मेहनत के साथ काम करते हैं। आप सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की सरकार नहीं है कामों को रोकेंगे, ये ठीक अप्रोच नहीं है किसी भी चुनी हुई सरकार के प्रति। आपने अभी मनीष सिसोदिया का नाम लिया। मनीष जी काफी लंबी समय के बाद जेल से वापस आए, जमानत पर बाहर आए हैं। अब मनीष जी का क्या रोल होने जा रहा है? क्या वो दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनेंगे या संगठन में रहकर काम करेंगे? कुछ सोचा है आप लोग? देखिए, अभी सारा हम लोगों का फोकस है अरविंद केजरीवाल जी की जल्द से जल्द जमानत हो और वो बाहर आए, क्योंकि इस केस का कोई सिर पाँव नहीं है, कुछ नहीं है इस केस में। बावजूद इसके एक 3 बार के निर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है। तो हम सबका पूरा प्रयास है कि पहले तो वो कानूनी लड़ाई में हम लोगों की जीत हो और केजरीवाल साहब बाहर आए। मनीष सिसोदिया जी आने के बाद लगातार संगठन के काम में जुटे हुए हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, पार्षदों से मिल रहे हैं, तो संगठन के काम में पूरी तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। जहां तक मंत्री की भूमिका का सवाल है, जैसे ही केजरीवाल साहब आएंगे तो उस पर भी आगे निर्णय हो जाएगा। देखिए, 17 महीने उनकी जिंदगी के बर्बाद किए गए हैं। मनीष सिसोदिया के परिवार को 17 महीने तक प्रताड़ित किया गया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनका कोई गुनाह, कोई दोष नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया गया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनके परिवार को, उनके माता पिता को प्रताड़ित किया गया है। पार्टी का एक एक वर्कर इस बात से दुखी है, दिल्ली के लोग दुखी हैं, जो भी देश के अंदर समझदार लोग हैं वो जान रहे हैं कि मामले की सच्चाई कुछ नहीं है। बावजूद इसके आप तारीख पे तारीख लेके सिर्फ ये मकसद है कि केजरीवाल साहब जेल में रहें। क्या है अरविंद केजरीवाल का मामला? आप समझिए, 498 गवाह हैं, 70,000 पेज की चार्जशीट है ईडी सीबीआई शराब घोटाले की हम शराब घोटाले की। 498 गवाह हैं इस मामले में, और 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। किन परिस्थितियों में लिया? पहले वो अरेस्ट होते हैं, उसके पहले के बयान में वो केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अरेस्ट होने के बाद केजरीवाल का नाम लेते हैं और फिर आप केजरीवाल को अरेस्ट करते हैं। तो ये तो सीधे तौर पे, जिसका जिक्र अभी कविता के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने मैं कहा ये सवाल कि लाने भाई वाला था। आप आरोपी को ही गवाह बना दे रहे हैं, जिसको आप किंग पिन कह रहे हैं, मुख्य आरोपी कह रहे हैं, शरद रेड्डी, उसको ही आप गवाह बना दे रहे हैं, और उसके गवाही के आधार पे आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा अद्भुत केस है। आरोपी ही गवाह बन जा रहा है सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए, और उस आरोपी के बयान के आधार पे आप टारगेट कर करके एक एक नेता आम आदमी पार्टी के जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल साहब को ईडी कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसका अंदाजा खुद ईडी को नहीं था, सरकार को भी नहीं था। लोअर कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। अचानक भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ होगा मोहसिन भाई कि अचानक उनको बगैर ऑर्डर की कॉपी के उनकी रिहाई पर हाई कोर्ट से रोक लगवा दी गई। अचानक
ईडी पहुंचती है, कहती साहब इस पे रोक लगा दीजिए नहीं तो केजरीवाल रिहा हो जाएंगे। तो किस पे रोक लगा दीजिए, किस बात पे? आदेश की कॉपी तक नहीं थी। ये न्याय व्यवस्था है? ये हो रहा है मोदी के राज में, ये हो रहा है भाजपा के शासन में। तो आपने चलिए उनको जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद जैसे ही जमानत होती है, रिहाई पे रोक लगती है, सीबीआई आ जाती है। 2 साल तक सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती केजरीवाल पे। फिर सीबीआई आती है, नया केस बनाती है, फिर से वो गिरफ्तार करती है, उनको पूछताछ के लिए ले जाती है, फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। यानी जानबूझकर केजरीवाल जांच बाहर नहीं एजेंसियों आए। के दुरुपयोग की पराकाष्ठा हो चुकी है। मतलब जिसको कहा जाए कि नंगेपन के हद तक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सारी सीमाएं पार कर चुके हैं लोग। और आप देखिए कि एक एक मामले में इनको मुंह की खानी पड़ रही है, कोई सबूत नहीं किसी के खिलाफ। 17 महीने बाद आपको मनीष सिसोदिया को छोड़ना पड़ा, 6 महीने बाद आपको संजय सिंह को छोड़ना पड़ा, 5 महीने से आपने जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा है, 5 महीने बाद आपको के कविता को छोड़ना पड़ा। और सब में देखिए क्या कह रहा है, कोई सबूत नहीं। ये हकीकत। अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर आएंगे? कुछ आपकी लीगल टीम से बात होती होगी, कुछ देखिए अब सोचा है, सोचिए, कुछ बात? सीबीआई को जवाब दाखिल करना था, उसने सुप्रीम कोर्ट की तारीख के दिन जवाब नहीं दाखिल किया, फिर तारीख ले ली। अब 5 सितंबर को सुनवाई है, अगर कोई बहाना नहीं करेंगे तो 5 सितंबर को मिल जानी चाहिए जमानत। अच्छा संजय जी, आप इतने प्रखर होकर, इतने मुखर होकर, इतने बेबाक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं, और नाम लेकर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी नाम लेकर आप प्रहार करते हैं। लंबे समय तक आप भी जेल में रहकर आए। घर वाले, चाहने वाले, सपोर्टर्स आपसे कहते नहीं कि भाई संजय जी थोड़ा हल्का हाथ रखिए, इतना खुलकर मत देखिए, बोलिए, इतिहास आपको दो दोबारा तरीके जेल में जाना पड़ सकता है? ऐसा कुछ किसी ने बोला? आपके सपोर्टर्स ने? देखिए, कहते इतिहास तो होंगे। आपको 2 तरीके से याद करता है। मैं जेल में गया तो जेल में जाने के बाद मैंने तमाम उन महापुरुषों के बारे में पढ़ा जो जेल में लंबे समय तक रहे। नेल्सन मंडेला जी, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह। तो इनके बारे में पढ़ा लंबे समय तक, जो लोग जेल में रहे। तो उन्होंने जेल में रह के यातनाएं झेली। उनको तो हम लोगों से कई गुना ज्यादा प्रताड़ित किया गया, बावजूद इसके टूटे नहीं। तो आज हिस्ट्री में उनको स्वर्ण अक्षरों से उनका नाम दर्ज है और उनको याद किया जाता है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। आपको कायर के रूप में इतिहास याद करेगा या बहादुर के रूप में याद करेगा, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। और मोदी जी ने आपको चुनौती दी है कि बताओ आप कैसे याद किए जाओगे, कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। तो हमने ये अपना फैसला लिया कि ठीक है, जितना प्रताड़ित करना है करें, हम इनके सामने झुकेंगे नहीं, बहादुरी से इनका मुकाबला करेंगे। 6 महीने मुझे जेल में रखा। जिस दिन से जेल में गया, प्रतिदिन सुबह उठ के एक ही बात सोचता था, जब बाहर निकलूंगा 10 गुना ज्यादा मजबूती से इनके खिलाफ बोलूंगा। और वही काम मैंने किया और इसका सेटिस्फेक्शन है मुझे। उसके जो जोखिम है वो भी मैं जानता हूं। 23 साल पुराने मामले में अभी मुझे 3 महीने की सजा करा दी गई। 23 साल पुराने मामले में, जिसमें कि धरना प्रदर्शन था, 36 घंटे बिजली हमारे शहर में नहीं आ रही थी। तो आपको लगता है कि इससे आप खुशियां बनाएंगे, लड्डू बांटेंगे? अरे भाई, आपने ये बताया लोगों को कि 23 साल पहले भी संजय सिंह आंदोलन करते थे, बिजली पानी के लिए सड़कों पे उतरते थे, और देखो हम उनको सजा करा के जेल भेज रहे हैं। इससे आप मेरा नुकसान क्या कर लेंगे? तो ये एक, और आप देखिए, किसी का भी राजनीतिक कद जेल जाने से कभी घटा नहीं है। लोग ये मानते हैं कि अगर आपको जानबूझ के फंसाया गया है तो हम अपने नेता के साथ खड़े होंगे। और जेल जाने की बात आप करेंगे, देश की आजादी के आंदोलन में बड़ी भारी संख्या रही जो लोग जेल में गए। आजादी के बाद आपातकाल लगा तो उसमें भारी संख्या रही राजनीतिक कार्यकर्ताओं की और नेताओं की जो जेल में गए, विपक्ष के लोग जेल में गए। तो अगर एक ऐसी तानाशाह सरकार इस देश में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर विपक्ष के लोगों को टारगेट कर करके जेल में डाल रहे हैं, तो आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी।
यानी कोई डर नहीं है, एकदम दोबारा डर जेल नहीं जाना है। पड़ेगा, जाएंगे। एकदम डर नहीं है। और मुझे कोई डॉक्टर ने नहीं बताया था कि आप राजनीति में जाइए, अपनी मर्जी से इस क्षेत्र में आया हूं, तो किस बात का डरना है और क्यों डरना है? लड़ना है इनसे। 6 महीने के लगभग आप जेल में रहे, जी हाँ, 183 दिन। तो जेल की कोई आपके साथ कोई याद है जो आपको जिंदगी भर देखिए, याद 13 रहेगी? दिन तो मुझे एक कोठरी से निकलने नहीं दिया गया। और 13 दिन आप एक 13 कोठरी में दिन थे? 13 दिन तक थे। मैं यहाँ तक कहता था कि भाई जैसे बाकी कैदियों को आप छोड़ते हैं सुबह शाम घूमने के लिए, टहलने के लिए, मुझे भी जाने दीजिए। तो लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी। मेरे कोठरी के सामने एक छोटी-सी जगह थी, उसी में आप टहलिए, वहीं रहिए। अकेले रहते थे उस कोठरी में आप? 2 लोग और मेरे साथ में थे और पुलिस वालों की ड्यूटी होती थी, तो 2-2 घंटे पे वो ड्यूटी चेंज होती थी। फिर रात में जैसे नई ड्यूटी वाला आता था तो बोलता था, हाँ संजय सिंह जी ओके, तो मेरी वो रात भर वैसे नींद भी टूटती थी। तो लेकिन फिर और ये था कि भाई किसी से मिलने नहीं देना है, बात नहीं करने देना है। जब मैं अपने ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर की जांच के लिए ओपीडी में ले जाया जाता था तो पूरी जेल बंद होती थी। अनाउंस होता था वार्ड नंबर 1, 2, 3 के बंदी भाई अपने-अपने सेल में चले जाएं, और उसके बाद मुझे लेके जाते थे पुलिस वाले। तो ऐसा महसूस कराया जाता था कि देखो कितने बड़े अपराधी हो तुम, पूरी जेल बंद हो रही है तुम्हारे लिए, ओपीडी के अंदर जांच कराने के लिए। तो कोशिश किया कि ये टूटे, कुछ बोलें, कुछ कहें। पढ़ाई में दिमाग लगाता था, पढ़ता था, सोता था। टीवी थी, टीवी देखता था। टीवी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही थी, और भी सभी वार्डों में टीवी है, वो जेल मैनुअल के हिसाब से। तो टीवी थी, वहाँ टीवी भी देखता था। टीवी पे क्या देखते थे? टीवी पे पिक्चरें भी देखता था और कोशिश करता था कि हंसी मजाक वाले जो सीरियल आते हैं वो देखें। कौन से देखे? बहुत सारे देखे। एक जैसे? सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, तो वो बड़ा हंसी मजाक वाला सीरियल था, तो उसको मैं देखता जानबूझ के इसलिए था कि हमारे उस सेल में भी सीसीटीवी लगी थी। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि कोई भी मेरा एक भी फुटेज इन लोगों को उदासी और निराशा का न मिलने पाए। तो मैं अपना उस टीवी देख के भी हंसता रहता था, साथियों से बातचीत करता रहता था। तो म्यूजिक रूम था, वहां जाता था तो 1 घंटे वहां गाने वाने की प्रैक्टिस करता था, वो मेरा शौक भी है। आप बड़े क्रांतिकारी गीत भी तो गाते हैं? हाँ, कौन सा गीत गाते थे वहाँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, नहीं, अपने साथ वालों के वहां लिए? तो ऐसा क्रांतिकारी गीत ज्यादातर नहीं होते, लेकिन जैसे एक गीत है कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, तो इस किस तरह तरह के से गीत। गुनगुनाते थे थोड़ा? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिलकर चलेंगे साथ बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। वाह! तो ये आपके अंदर एक हुनर है, हाँ, इसे हिडन टैलेंट भी कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस इससे कम होता है, और बाहर भी रहता हूँ तब भी कोशिश करता हूँ कि कोई वहाँ पर गीत हो गए, महात्माओं के बारे में आपने पढ़ा, आपने एक हँसी मज़ाक का? नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। अच्छा। जिंदगी के 28 साल उन्होंने जेल में बिताए, और जिस कोठरी में वो रहते थे तो खड़े होते थे तो हाइट उनकी काफ़ी ठीक-ठाक थी, तो उस उनका सर जो है उसमें लगता था। ऐसी कोठरी में उनको रखा गया। सूरज नहीं देख पाया उन्होंने, मतलब काफ़ी समय तक। श्रम कराया जाता था, परिश्रम कराया जाता था। अब जेल के बारे में तो वही धारणा लोगों की बनी है कि वो चेकदार कपड़े होते हैं और फावड़ा पकड़ा दिया जाता है और अब मिट्टी जेल में खोदा-खोदा। जब आप रहते थे तो न्यूज़ अब वो सब फिलहाल नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, न्यूज़ चैनल तो देखते होंगे? न्यूज़ चैनल्स खबरें आती थी, अपने बारे में खबरें आप देखते थे? देखते थे, देखते थे। आपको देखकर लगता था कि ये सही खबर आ रही है, गलत खबर आ रही है? आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। कई बार गुस्सा भी लगता था कि झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन आपको देखना है, मजबूरी है आपकी। मूवीज़ देखी वहाँ पर, फ़िल्में देखी? त्रिशूल देखी, शोले देखी, कई सारी पिक्चरें देखी। 12th फेल भी देखी आपने, हमें 12th जानकारी मिली। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपको बड़ी बिल्कुल। पसंद आई? बहुत अच्छी लगी। ये बात आपने ठीक कहा, 12th फेल मैंने वहाँ पे देखी, और संयोग ऐसा रहा कि अलग-अलग टाइम पे 3 बार वो मूवी आई, 3 बार मैंने उस पिक्चर को पूरा देखा।
आप अपने आप को रिलेट करते हैं वहां से, एक छोटी बिल्कुल, जगह से निकल बिल्कुल, कर बिल्कुल। संघर्ष और करके। मैं सिर्फ खुद नहीं, अब मतलब मैंने याद किया कि जब मैं उड़ीसा में पढ़ाई करता था, माइनिंग इंजीनियरिंग में, मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बड़ा संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे थे। तो बाहर अपने बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल का काम है किसी माँ-बाप के लिए, ख़ास तौर से सामान्य परिवार के या गरीब परिवार के लोगों के लिए। वो तकलीफ़ उस पिक्चर में दिखाई गई और कई ऐसे सीन थे जिसमें कि आप अपने आप को नहीं रोक सकते, आपकी आँखों से आँसू आएँगे। बहुत अच्छा अभिनय 12th फेल में सारे कलाकारों ने किया और फ़िल्म की जो स्टोरी थी, वो बहुत ही गज़ब की स्टोरी थी। तो वो पिक्चर मैंने 3 बार देखी। चलिए अब वहां से बाहर निकलते हैं और बात आजकल के दौर की कर लेते हैं। आपने बात करी किस तरीके से पिछड़े वर्ग के साथ दिक्कतें होती थी, उससे रिलेट करते हुए मुझे आपका एक कहा हुआ स्टेटमेंट याद आ रहा है, जो भी आपने कहा कि मंडल के तहत समाज को बांटेंगे तो कमंडल ही जीतेगा। नहीं, उल्टा, ये उल्टा किसी ने छाप दिया। मैंने ये कहा कि कमंडल को लाकर अगर समाज को बांटोगे तो मंडल ही जीतेगा। कमंडल को लाकर अगर समाज को कमंडल बांटोगे के नाम पर तो अगर मंडल ही समाज को जीतेगा। बांटोगे तो मंडल ही जीतेगा। आपने कहा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए क्या है, कमंडल एक धर्म का प्रतीक है। आपके आप धार्मिक आस्था रखते हैं, खूब पूजा अर्चना कीजिए, भगवान को याद कीजिए, व्रत रहिए, किसी ने मना नहीं किया आपको। लेकिन धर्म के नाम पे अगर आप समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं, वहां स्थितियां क्या है जमीन की। आज भी दलित का बेटा अगर बॉल छू लेता है गुजरात में, उसके अंगूठे काट दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब करता है बीजेपी का नेता। बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं बैठ सकता सीआरपीएफ का जवान, क्योंकि वो दलित समाज से है। मध्य प्रदेश में दलित परिवार के लोग अपने अपने परिवार के सदस्य का शमशान में अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके लिए रिजर्व नहीं है। मंदिर में शादी करने के बाद दलित जोड़ा राजस्थान में नहीं जा सकता आशीर्वाद लेने के लिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या नहीं बुलाया गया और शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया और अखिलेश यादव जी के मंदिर जाने के बाद उसको गंगा जल से धुला गया। यह आजादी के 75 साल बाद हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि यह मंडल और कमंडल का बहुत बड़ा भेद है। इस देश के 85% लोग ऐसे हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको इंसान नहीं समझा गया, बराबरी का हक नहीं दिया गया। इसलिए मैंने ये बात कही और इसको मैंने बहुत नजदीक से इसलिए देखा कि मैं उसी राजनीति को पढ़ के आया, डॉक्टर लोहिया को पढ़ के आया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पढ़ के आया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ के आया। आप सोचिए, इतना पढ़ा लिखा आदमी जिस कुर्सी पे बैठते थे उसको गंगा जल से धुला जाता था। चपरासी बाबा साहब को पीने के लिए पानी नहीं देता था। उनको अपने समाज के लिए तालाब में पानी पीने का आंदोलन चलाना पड़ा और आजादी के 75 साल बाद भी यही हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब योगी जी ने कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे, मैं वही बात कहने वाला था। आपने तो कहा, लेकिन जिस स्टेट से आप आते हैं वहां के मुख्यमंत्री यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। और मैंने कहा कि भाई जोड़ोगे तो बढ़ोगे। देखिए, इस देश को जोड़ने की जरूरत है। बड़ी संख्या में आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनको इंसान नहीं समझा जाता। आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो चलन चल रहा है, नाम बताओ। ये देश गांधी का है, ये देश बाबा साहब का है, ये देश गौतम बुद्ध का है, ये देश प्रेम की, अहिंसा की भाषा समझता है, घृणा की भाषा नहीं समझता। तात्कालिक तौर पे आपको लाभ हो सकता है। आप कह रहे ठेले पे नाम लिखो, तो मुसलमानों को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं आप अकेले। अगर कोई निषाद ढाबा लिखे रहेगा, उसके यहां कौन जाएगा खाना खाने के लिए? कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, कौन जाएगा खाना खाने के लिए? क्या हम अपने समाज की
सच्चाई को नहीं जानते। आज भी अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, कोई निषाद ढाबा लिख लेगा, ठीक है चलो मुसलमानों के लिए आपने किया, मुसलमानों के यहां नहीं खाने जाएंगे हिंदू, ये सोच के तहत आपने किया, लेकिन बात वहां तक सीमित नहीं है। आप ये कह रहे हैं जो बात है नाम पिछड़ों लिखो, के, आदिवासियों के, दलितों के ढाबे पर, उनकी दुकानों पे भी लोग सामान नहीं खरीदेंगे। यानी मुस्लिमों के साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसे भी बाइक 85%, इस देश के 85% लोग, इसीलिए तो ये जातीय जनगणना से भागते हैं। देखिए सवाल क्या है, मैं तो क्षत्रिय समाज से आता हूं, लेकिन मैंने जिस धारा की पढ़ाई की वो समाजवादी राजनीति की पढ़ाई की। समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना, यह समाजवाद का सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या कहता है? गैर बराबरी को खत्म करो। तो यहां लड़ाई इस बात की है। और भाजपा जो है वो गैर बराबरी के सिद्धांत में यकीन करती है। इस देश में जब 27% आरक्षण मिला 1989 के बाद, जो सरकार स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बनी, उसके बाद कौन कमंडल लेके निकला? किसने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को गिराया? भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो उस समय राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा थी। फिर वो गलत किसी ने छाप दिया, कमंडल की राजनीति करोगे तो मंडल ही जीतेगा। ये मैंने कहा, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, इसलिए कोई गलती से वो स्टेटमेंट मैंने देखा कई जगह गलत छप गया। मेरा यकीन है इस बात को लेके कि इस देश के 85% उपेक्षित लोग, जिनको हजारों वर्षों से उनको न्याय नहीं मिला गया, इंसान नहीं समझा गया, वो संगठित हो रहे हैं। यही तो बीजेपी की समस्या है। बीजेपी की जो रणनीति है और आजकल जो चलन में चल रहा है, नाम बताओ, तख्ती लगाओ, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जाति में बांटने के लिए और पिछड़े लोगों के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हाँ, जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं। अगर तुम्हें वास्तव में इतनी चिंता है तो तुम अडानी के गले में क्यों नहीं कहते भाई पट्टा बांधो इसको? अंबानी के गले में क्यों नहीं कहते नाम लिख के चलो कितना 1000 करोड़ बाकी हो तुम देश का? बताइए आप। विजय माल्या से कहो वो पट्टा बांध के घूमे। 10,000 करोड़ हिंदुस्तान के बैंकों का लूटा है, 20,000 करोड़ नीरव मोदी ने लूटा है, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं। वो देश का हजारों करोड़ लूटेंगे, व्यापार करेंगे, पूंजीपति बनेंगे, बाहर में जाके मौज करेंगे, और जो ठेले वाला है वो नाम लिखेगा अपना। ये कैसी व्यवस्था है? तुम्हारा लड़का आईसीसी का चेयरमैन बनेगा और यहां पे गरीब का लड़का वो बेचारा जो है वो ट्रेन में धक्के खा के एग्जाम देने जाएगा, पता नहीं पहुंच पाएगा कि रास्ते में ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। 43 कंपनियों का मोहसिन जी 3,53,000 करोड़ रुपए माफ किया सरकार ने। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। और अग्निवीर के लिए पैसा नहीं है, किसान के लिए पैसा नहीं है, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं है, दलित आदिवासी के लिए पैसा नहीं है, पिछड़े के लिए पैसा नहीं है, नौकरी के लिए पैसा नहीं है। पैसा किसके लिए है? मित्रों के लिए, मोदी जी के मित्रों के लिए। यह है हकीकत। लव जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है? लव जिहाद को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं कि भाई जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भी चीटिंग करेगा उसके लिए देश में कानून बना है। कोई मुस्लिम लड़का अगर अपने आप को हिंदू बताकर किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो धोखेबाजी का मामला है, उसके खिलाफ कानून है, कार्रवाई होगी। कोई हिंदू लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की से झूठ बोलकर कि वो मुसलमान है शादी करेगा तो वो धोखाधड़ी का मामला है, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप अपराध को भी हिंदू मुसलमान की निगाह से नहीं देख सकते। दुर्भाग्य से, बुरा मत मानिएगा, कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आज की तारीख में बलात्कार की घटना होती है तो पूछा जाता है किस धर्म से जुड़ी हुई लड़की है, जिसने बलात्कार किया वो किस धर्म का था, किस जाति से जुड़ी हुई लड़की है, जिसने बलात्कार किया वो किस जाति का था, कौन सा अधिकारी वहां पे लगा हुआ है। अगर बलात्कार हुआ तो जिस जाति वो अधिकारी जिसको कार्रवाई करनी है वो उसी जाति का है कि गैर जाति का है। ये हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच्चाई है।
तो इसलिए अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं। आप मुझे बताइए, ये बुलडोजर से जितने लोग जश्न मनाते हैं, मोदी जी के भक्त, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या क्यों नहीं गए रोने आप? क्यों नहीं गए आप उनकी आवाज उठाने? वहां तो हिंदुओं के घर तोड़े गए। चलो, मुसलमानों के घर तोड़े जाने से तुम्हें खुशी है, तुम जश्न मना रहे हो। जो हिंदुओं के घर तोड़े गए, वहां गए आप? वहां आपने सवाल उठाया? अभी छतरपुर में एक वीडियो आया है 2023 अक्टूबर का। एक 15 साल के दलित बच्चे को बुरी तरीके से पुलिस वाले मिलके मार रहे हैं, उसकी दादी को भी मार रहे हैं, दलित समाज के। बोला किसी ने आवाज उठाई कि गलत चीजों के ऊपर जो लोग जश्न मनाएंगे, ये पक्का मान के चलिए कि उनका नंबर आएगा, उनके ऊपर भी वही गाज गिरेगी। अयोध्या का आपने जिक्र किया, काशी भी लीजिए ना, अयोध्या का जिक्र काशी कॉरिडोर के नाम पे मैं गवाह हूं। और आप स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी से पूछ लीजिएगा, जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने आंदोलन किया था, उनको लाठियां पड़ी थी। मंदिरों को तोड़ा गया, पुरातन मंदिरों को भाजपा ने तोड़वाया। पुरातन मंदिरों को 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए काशी के अंदर, घर तोड़े गए लोगों के। कोई बोलने गया? शंकराचार्य जी को लाठी भी पड़ी आपने? हाँ बिल्कुल, मैं उसके वीडियो दिखा सकता हूं आपको। और मैं आपको बता दूं, इनको तो एक्सपोज करने वाला कोई नहीं है। समस्या ये है, अभी भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में उठा के अडानी को और अपने दोस्तों को दे दिया बीजेपी ने। कोई सवाल उठाया इनसे? मैंने वो खुलासा किया था कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी भाजपाइयों ने मंदिर के नाम पे। 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार 5 मिनट में किया अयोध्या के अंदर। वो सारा खुलासा मैंने किया। तो इसलिए अयोध्या का जो जिक्र आपने किया, देखिए क्या है, अपने गुनाहों को छुपाने का सबसे बेहतरीन हथियार है सांप्रदायिकता। जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। महंगाई भूल जाओ बेटा, बेरोजगारी भूल जाओ बेटा, सारी तकलीफें, सारी समस्याएं भूल जाओ। और यही काम कुछ लोग मुसलमानों में करते हैं। जिस मुस्लिम का खून न खौला, वो अपना अलग नारा लगाते हैं। तो ये दुकानें हैं, ये दुकानें किसी का भला नहीं करती। अभी अवधेश प्रसाद जी का, आप दुनिया के बाकी मुल्कों का भी, जहां पे जैसे आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, कट्टरता के नाम पे कहां पहुंच गया अफगानिस्तान आज। पाकिस्तान को देख लीजिए, आप हिटलर की जर्मनी को देख लीजिए, क्या हालत हो गई थी जर्मनी की उस समय, भूखे मर गए लोग। बगल में श्रीलंका की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। आप चाहते हैं हिंदुस्तान में वही परिस्थितियां पैदा हों? देखिए, कट्टरता की राजनीति में मजा बहुत आता है और काम कुछ करना नहीं पड़ता। कहीं पे आपको सवाल पूछना पड़ेगा, डाटा बताना पड़ेगा, एमएसपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस पे जवाब देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कितना रोजगार मिला नहीं मिला इस पे आपको बताना पड़ेगा। हम नए विभाग खोल रहे हैं, इतनी नौकरी यहां देंगे, उतनी नौकरी वहां देंगे। रेल की पटरियां टूटेंगी, एक्सीडेंट होगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबको ढकने का एक बेहतरीन तरीका है, बस हिंदू 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 मचाओ, 2-4 दंगे करा दो, काम खत्म। तो ये नशा है। अयोध्या की बात इसलिए कर रहा था कि अवधेश प्रसाद जो वहां से सांसद चुनकर आए हैं, उनसे अभी बातचीत हम लोगों ने करी ऑन कैमरा। इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई कि वहां पर बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, नाम लेकर उन्होंने बताया था लिस्ट में इंटरव्यू के दौरान, कि जो हिंदू हैं और उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा नहीं, जो एयरपोर्ट के अंदर जमीन ली गई है, थाने में बिठाकर धमकाकर जबरदस्त, उस पर खबर नहीं बनती ना मोहसिन जी। किस चैनल को टीआरपी आएगी उस पर? किसको आएगी टीआरपी? ये अवधेश जी ने ऑन कैमरा बताया चला। ये सारी घटनाएं सच है, मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो एक चैनल नहीं दिखाएगा उसको, एक चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मसाला नहीं है इसमें। जब तक वो तड़का नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आता। तो खबर तो वही दिखती है जिसमें तड़का हो। मैं तो कह रहा हूं मोदी भक्तों से, चलिए मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता हूं कितने हिंदुओं के घर जमींदोज कर दिए गए बुलडोजर के द्वारा। अयोध्या में, काशी में मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा कितने मंदिर तोड़ दिए गए। लेकिन हिम्मत नहीं है पूछने की किसी की। कोई टीवी चैनल उस पर खबर नहीं दिखा सकता,
क्योंकि उसमें टीआरपी है नहीं, वहां तड़का नहीं है हिंदू मुसलमान वाला। हिंदू मुसलमान का तड़का चाहिए। अच्छा, इस तड़के से अब आगे निकलते, एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया पीछे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं? ये गजब का खेल है। ये लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। कर्मचारी को पेंशन दो योजना है ये कैसी पेंशन योजना है? ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर मैं आज से नौकरी करना शुरू करूंगा और मान लीजिए मेरी उम्र 20 साल है, तो 40 साल तक हर महीने 10% पेंशन के नाम पे मेरी तनख्वाह से कटौती होगी। समझते जाइएगा आप इसको। दलितों और पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी पाने की जो उम्र में छूट है, वो ओबीसी के लिए 3 साल और दलित आदिवासी के लिए 5 साल। यानी सरकारी कर्मचारी ओबीसी कैटेगरी का जो छात्र होगा वो 38 साल की उम्र तक पा सकता है। जो दलित और आदिवासी होगा वो 40 साल तक नौकरी पा सकता है सरकारी। लेकिन इसमें क्या शर्त लगाई कि 25 साल सरकारी नौकरी करना जरूरी है, तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो ये यूपीएस स्कीम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बड़ी संख्या में पेंशन स्कीम से वंचित रखने की योजना है और धोखा है उनके साथ, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा 25 साल की नौकरी करना जरूरी है, तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग जो हैं, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 20 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा धोखा है। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या था? अंतिम जो सैलरी आप ड्रॉ करते थे उसका आधा आपको पेंशन के रूप में मिलता था, और पेंशन के नाम पे आपसे कोई कटौती नहीं होती थी। जो जीपीएफ कटता था उसको आप अपने बेटी की शादी के लिए, घर बनवाने के लिए, छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेने के लिए जब चाहते थे निकाल लेते थे, उस पर 1 पैसे ब्याज नहीं देना पड़ता था। तो यूपीएस के खिलाफ है आप? पूरी तरीके से ये धोखा है। कर्मचारी से पैसा लेके कर्मचारी को पेंशन। और सुनिए आप, मान लीजिए 40 साल तक उसकी तनख्वाह की कटौती हुई, और ईश्वर न करे मान लीजिए दुर्भाग्य से वो 2 साल में उसकी डेथ हो गई, तो 2 ही साल तो पेंशन पाएगा, बाकी पैसा कहां जाएगा बताइए आप? कटौती तो 40 साल हुई, पैसा कहां जाएगा उसका? तो बहुत सारी चीजें इसमें है गोलमोल। यानी आप इसे पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, इसके खिलाफ है। आपने चर्चा हम आगे की करें, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने धर्म की राजनीति की बात करी और दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, दिल्ली में आपकी सरकार भी है, आपका गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन में आप गए। दिल्ली में चुनाव से पहले लगा कि बड़ा मजबूत गठबंधन हुआ है और इस बार शायद आप लोगों का खाता खुल जाए लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव में निराशा ही हाथ लगी, एक बार फिर आप लोगों को वहां पर एक भी सीट नहीं मिली। तो क्या हम ये माने कि जो शराब घोटाला था वो इस लोकसभा चुनाव में भारी पड़ गया, जिस तरीके से बताया गया? एक नहीं नहीं नहीं, उसका कोई असर नहीं था। मेन मकसद था कि भाई हमारे जितने नेता थे उस समय, सबको आपने पकड़ पकड़ के अंदर डाल दिया। कुल 20-21 दिन का समय केजरीवाल जी को मिला प्रचार करने का। बावजूद इसके हम लोग इसकी समीक्षा हमने की और आगे उसका कोर्स करेक्शन करके विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा वही हवा रहेगी, वही नतीजे होंगे। केजरीवाल जी के नाम पे, आम आदमी पार्टी के नाम पे, झाड़ू के नाम पे लोग अपना वोट करेंगे। यानी लोकसभा में जो दिल्ली में हार हुई उसका आप सबसे बड़ा कारण मानते हैं कि आपके बड़े नेता जेल में थे? बिल्कुल, बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक प्रमुख कारण ये भी था। आपने कहा कि मुसलमान हिंदू की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा तो कुछ और है। अभी मानसून संसद सत्र हुआ था, वहां पर संसद में हमने देखा कि बीजेपी यानी सरकार तो वक्फ बोर्ड बिल लाई है, कह रही है मुसलमानों के लिए लेके आई है। आप कह रहे हैं कि मैं कौन खामोखा, नहीं तो आपने कहा। हाँ, तो चीज में तो मुसलमानों का भला ही करना चाहते हैं। एक भी टिकट नहीं देते विधायकी का, लेकिन मुसलमानों का भला करना है। एक भी सांसद नहीं देते टिकट मुसलमान, लेकिन मुसलमानों का भला करना है। माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर भी मुसलमान नहीं होता, लेकिन मुसलमानों का भला करना है। 3 तलाक का कानून ले आए थे, तब भी मुसलमानों का भला कर रहे थे। सीए एनआरसी में भी मुसलमानों का भला कर रहे थे। किस मुसलमान ने कहा भैया तुम हमारा भला करो? तुम्हारी नीयत असलियत सब जानते हैं। तू कौन, मैं खामखा? इसलिए मैंने कहा। और किस में आप घुस रहे हैं?
वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या है? मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाह के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों के पुरखों ने जमीन दान की। अब आप कह रहे हैं आप उसमें घुसेंगे। क्यों आप घुसना चाहते हैं भाई? आप क्यों घुसना चाहते हैं? 2-3 भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं व्हाट्सएप पे। कहते हैं साहब वक्फ बोर्ड किसी जमीन को कह दे कि हमारी है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता और वो जमीन उसकी हो जाती है। किसने बता दिया आपको ये? वक्फ कोई भी संपत्ति वक्फ कैसे घोषित होती है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। अगर मोहसिन खान अपनी जमीन दान करना चाहते हैं तो उसका पहले एक सर्वे कमिश्नर जो सरकार का व्यक्ति होगा वो सर्वे करता है। हाँ, ये जमीन इन्हीं की है कि नहीं, जितनी जमीन ये कह रहे हैं दान करने के लिए इनकी ही है कि नहीं है। फिर 1 साल तक उस पर आपत्ति मांगी जाती है कि इस जमीन को ये दान करने जा रहे हैं, इस पे आप लोगों को कोई आपत्ति हो तो बताइए, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी को आपत्ति हो बताइए। फिर उसके बाद सरकार का सेक्रेटरी, शासन का सचिव लेवल का अधिकारी उसको नोटिफाई करता है, हाँ ये वक्फ की संपत्ति। इससे ज्यादा पारदर्शी तरीका कोई सकता है क्या? फिर कहते हैं महिलाओं को हम इसमें शामिल करेंगे। महिलाएं तो पहले से वक्फ बोर्ड में है, तुम क्या शामिल करोगे? फिर कहते हैं कि अब जो वक्फ करेगा वो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अरे ये कानून कहीं पढ़ेंगे लोग हंसेंगे आपके ऊपर, बेवकूफों जैसी बात करते हैं आप। अरे भाई, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कोई है या नहीं है ये आप कौन होते तय करने वाले? आप मुसलमानों के घर में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? आप कौन होते तय करने वाले? मान लीजिए कोई सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, मान लीजिए सिर्फ किसी ने कलमा पढ़ा है, नमाज नहीं पढ़ता है, उसको दान करने का हक आप उससे छीन लेंगे? वो ऑफ नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता। कैसा कानून आप बना रहे हैं? इसमें कह रहे हैं हम हिंदुओं को रखेंगे या गैर मुस्लिमों को रखेंगे। आप गुरुद्वारा कमेटी में रख सकते हैं मुसलमानों को, आप चर्च की कमेटी में रख सकते हैं, या मंदिर की कमेटियों में आप मुसलमानों को रख सकते हैं? नहीं रख सकते, विरोध होगा उसका। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान और भारत के संविधान की धारा 26 जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा हर धर्म के मानने वाले को धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आजादी है और उसी धर्म के लोग उस संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। अपनी अपनी उपासना पद्धतियों के हिसाब से सबको अपने हिसाब से पूजा अर्चना इबादत करने की इजाजत है। आपको क्या लगता है कि आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? सरकार क्यों ला रही है वक्फ बोर्ड बिल, क्यों ला रही है? सिर्फ ड्रामा करना है ना। अच्छा, वक्फ बोर्ड का बिल नहीं लाएंगे तो आप उनसे रोज महंगाई सवाल पूछेंगे, उनको तंग करेंगे कि भाई बताओ अभी किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिली, और ये देखिए पेट्रोल का दाम इतना इतना बढ़ गया और डीजल का दाम इतना बढ़ गया, और देखिए सब्जी महंगी हो रही है और हम तो क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। वो कहते हैं अरे इसकी सबकी क्या जरूरत है, वक्फ बोर्ड है। वो तो ये कह रहा है अभी तो बिल लाए भी नहीं है, अभी तो इंट्रोड्यूस किया है, अभी से हंगामा खड़ा कर दिया विपक्ष ने। किसी की मीटिंगें चल रही, मैं उसका मेंबर हूं, तो तेजी में है बहुत। लेकिन ये देश टीडीपी, जेडीयू, चिराग पासवान जी की पार्टी और आरएलडी की भूमिका को भी देख रहा है। और आप एक बात को याद रखिएगा, आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब ये काम होगा तो ये मेरी बाइट फिर से चला दीजिएगा। ये सिर्फ मुसलमानों की जमीनों को कब्जा करने की योजना नहीं है, आगे गुरुद्वारा कमेटियों की जमीनें कब्जा होंगी, चर्च की जमीनें कब्जा होंगी, मंदिर की जमीनें कब्जा होंगी, दलितों और आदिवासियों की जमीनें कब्जा होंगी, और सारी जमीनें कब्जा होकर अडानी को दी जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिखाइएगा आप, जब ये काम होगा तो आप दिखाइएगा। ये वक्फ बोर्ड बिल की आप बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल के बाद अगला नंबर गुरुद्वारे का है, फिर चर्च का है, फिर मंदिरों की जमीनों का है, फिर अग्रवाल धर्मशालाएं जो बनी है उनकी भी जमीनें कब्जा होंगी। जितने प्राइम लोकेशंस पे धार्मिक संस्थाओं की जमीनें हैं सब बीजेपी कब्जा करेगी और अपने दोस्तों को, पूंजीपतियों को देगी। यानी ये वक्फ बोर्ड तक नहीं रुके, वक्फ बोर्ड तक नहीं रुकेंगे, आगे की रणनीति तैयार है, आप ये कह रहे हैं। अभी भारतीय सेना की जमीन उठा के 13,000 एकड़ जमीन उठा के अडानी को दी है इन्होंने। तो रेल की जमीन हो, रक्षा की जमीन हो, दलित की जमीन हो, आदिवासी की जमीन हो,
गुरुद्वारा की जमीन हो, चर्च की जमीन हो, मंदिर की जमीन हो, सब पे खतरा है। अच्छा, टीडीपी, आरएलडी, अच्छा, जेडीयू, किसानों की जमीन जो कब्जा करने जा रहे थे तीनों काला कानून लाके, उसमें किसकी जमीन थी? उसमें तो हिंदुओं की जमीन जा रही थी ना। किसान बड़ी संख्या में इस देश में आज भी हिंदू हैं। आपने किसानों की बात करी तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की नई सांसद बनी है कंगना रनौत, उनका स्टेटमेंट याद आ गया। उन्होंने ये कहा कि ये तो मोदी जी की मजबूती है, देश के सरकार की मजबूती है, ये नहीं तो जो किसान आंदोलन हो रहा था उस समय हालात बांग्लादेश जैसे ही हो जाते। वो एक विक्षिप्त महिला है, बददिमाग महिला है। उसको कुछ ना कुछ ऐसी बातें करना है। वो तो कहती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ। बताइए आप, जितने महापुरुष हैं हमारे अब देश तो के, सांसद हैं आप, तो अब उनकी सांसद बात बनाया को सुनना किसने? तो पड़ेगा। बीजेपी ने बनाया ना। बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर को भी तो लेके आई थी, जो शहीद हेमंत करकरे का अपमान करती हैं, गांधी जी का अपमान करती हैं। उनके तो स्टेटमेंट को कैसे देखते अब प्रज्ञा ठाकुर चली गई तो एक कंगना रनावत को लेके आई है। नहीं, ये बहुत ही अपमानजनक है। देश के अन्नदाता किसानों को आप बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। इस पे तो बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वही तो कहलवा रहे हैं। बीजेपी ने तो ये कह दिया ये इनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जब गांधी जी को गाली दिया था प्रज्ञा ठाकुर ने, तो क्या कहा था? हम उनको दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, आपके दिल में कौन सी मशीन, हम तो देख नहीं सकते कि आपका दिल उनको माफ कर रहा है कि दिल आपका खुश हो रहा है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी, इन पार्टियों की भूमिका क्या रहने वाली है? इन पार्टियों की भूमिका देखिए, ईमानदारी से मैं बताऊं, इन लोगों ने भी ये जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है, इसका अपने अपने रूप से, अपने अपने तरीके से विरोध किया है। तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अलायंस में तो एनडीए के हैं, तो आप क्या ये कह रहे एनडीए के अलायंस में रहते हुए भी कई बार जेडीयू ने कुछ बिलों का विरोध किया है। लेकिन इनडायरेक्टली क्या आप ये कह रहे हैं कि देश की सरकार को भी खतरा है, एनडीए सरकार 5 साल नहीं चलने वाली? क्यों नहीं खतरा है? आप मुझे बताइए, 240 पे ही तो हैं। तो इसलिए ये 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। वैसे भी 75 साल की उम्र में मोदी जी ने कहा है कि संन्यास लेंगे। मोदी जी संन्यास लेने वाले हैं? कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई 75 साल के बाद नेताओं को पद छोड़ देना चाहिए। अच्छा, वो मार्गदर्शक मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं या जहां भी चले जाएं। जैसे उन्होंने अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे किया, तो अब उनके किनारे आने होने का वक्त आ गया है। तो 75 साल की उम्र में वो भी उस संकल्प को पूरा करें जो तो उन्होंने मोदी जी लिया। 5 साल रहेंगे या आप ये कह रहे हैं कि 75 साल होते ही वो संन्यास ले अगला लेंगे? अगला साल जो है वो 75 का वो ही तो होगा। सितंबर में हो जाएंगे, तो वो ये संन्यास ले वाले लेंगे, नहीं, अगले वाले। संन्यास ले लेंगे। लेना चाहिए, उनकी उनकी घोषणा है। फिर कोई और बीजेपी से ही प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल एनडीए सरकार? देखिए, 5 साल, 4 राज्यों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारती है बुरी तरीके से, जिसकी संभावना भी पूरी है, तो आप देख लीजिएगा कि इनके अंदर ऐसी मार धाड़ होगी, ऐसे ये लोग एक दूसरे के पीछे पड़ेंगे। देखिए ना, वहां योगी आदित्यनाथ जी के पीछे कितना पड़े हुए हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहां। हम लोगों ने पहले भी कहा था, केजरीवाल साहब ने कहा था चुनाव के पहले, इनमें झगड़े होंगे, यूपी के अंदर हो रहे हैं। इस बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बात देश की सरकार की हो रही है, तो ये जाएगी सरकार, सरकार जाएगी। 5 साल कार्यकाल अपना नहीं पूरा करेगी। आप और खड़गे जी मजाक भी उड़ा रहे थे देश की। 4 महीने, 4 राज्यों के चुनाव के बाद ये सरकार जाएगी, आप देख लीजिएगा। एक और जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में यहाँ आने से पहले, एक और स्टेटमेंट आपका वहाँ क्लियर नहीं था, मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए क्या सही है क्या गलत है। आप और खड़गे जी देश की सरकार को लेकर एक मजाक कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे कि देश की सरकार तो बैकवर्ड वालों की अब हो गई है। ये क्या मामला था? नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सरकार कभी भी बैकवर्ड और दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यकों की नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हर चीज पे बैकवर्ड, मतलब अगर आप इनको देखिए कि ये आज फैसलों से पीछे जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आप कह सकते हैं इनको, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के दबाव में इनको फैसला वापस लेना पड़ा। आप डायरेक्ट आईएएस बना रहे हैं लोगों को। मतलब वो जो 12th फेल पिक्चर है, जिसमें बेचारा वो दिखाए कि आके वो कितनी मुश्किल
से कितनी दुश्वारियों में रह के उसने अपनी पढ़ाई की और वो आईएएस बनता है। तो ऐसे कितने लड़के बेचारे यहाँ पे आके मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में रह के दिन रात मेहनत करते हैं, वो बेवकूफ हैं। आप डायरेक्ट आईएएस बनाएंगे? ये पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के हक को मारने की कार्रवाई नहीं है तो और क्या है, बताइए आप। आपने एक और बात जोर शोर से आप कह रहे हैं कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी देश से आरक्षण और संविधान दोनों खत्म करना चाहती बिल्कुल करना चाहती है और इनका इतिहास यही है, इनका इतिहास यही है। गुरु गोलवलकर को पढ़िएगा, गुरु गोलवलकर को पढ़िएगा, उनका वर्ण व्यवस्था में पूरा यकीन था। वो उनका उनका इस व्यवस्था में, ऊंच नीच वाली व्यवस्था में पूरा यकीन था। उसको ठीक से पढ़िएगा, बंच ऑफ थॉट्स, तो उसको पढ़िएगा। उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो बताती हैं कि बीजेपी दरअसल दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ रहने वाली पार्टी है। यानी बिल्कुल आप साफ कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती 100% कोई दो राय नहीं इसमें। खुद इन्होंने कहा कि 400 सीटें दे दो, संविधान खत्म करना है। वो तो लोग सावधान हो गए, 400 सीटें दी नहीं इनको, वरना तो ये संविधान खत्म कर देते। एनडीए की अगर 400 सीटें आ जाती तो संविधान खत्म हो जाता देश में से। खत्म करते ये लोग, अभी भी देखिए कोशिश कर रहे हैं ना, वो तो नंबर नहीं इसलिए फेल हो जा रहे हैं। अच्छा, चुनाव की आपने बात करी, जे में चुनाव है, उसके बाद ये हरियाणा में भी साथ में ही चुनाव है। कैसी तैयारी चल रही है? आप लोगों ने घोषणा करी है, अब दोनों जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए हरियाणा में और जे में दोनों जगह आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। कई रैलियां भी 45 अकेले लड़ेगी या इंडिया गठबंधन में लड़ेगी? हम लोग अकेले अपनी तैयारी कर रहे हैं वहां पे चुनाव लड़ने की। तो इंडिया गठबंधन में इस बार आप नहीं रहेंगे? गठबंधन नहीं? नहीं, गठबंधन जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो, गठबंधन है। तो बीजेपी यही आरोप लगाती है कि दोहरा मापदंड रहता है कि भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब जरूरत होती है तो गठबंधन कर। उनसे पूछिए आप जरा कि भाई जब शिवसेना उनके गठबंधन में थी तो उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे उनके खिलाफ चुनाव लड़ती थी शिवसेना। एक और दोहरा मापदंड का वो उदाहरण देते हैं, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में बोलना चाहिए और जनता को बताना चाहिए, क्योंकि वो बार बार ये बात कहते हैं। उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी दूसरों को लेकर तो बहुत आरोप लगाती है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आ जाती है तो वह वहां पर अपना स्टेटमेंट या अपनी कार्रवाई बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पर वो ये कहते हैं कि जब मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दिलवा दिया जाता है उनका, और जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनका इस्तीफा अभी तक नहीं दिया गया है और वो साफ मना कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है? अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा देंगे? अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो आप हमारी सरकार को गिरा देंगे, विधायकों को तोड़ फोड़ करेंगे, एक बात। दूसरी बात, आपने एक चलन शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री को पकड़ो जेल में डालो। 5 महीने रह के आ गए हेमंत सोरेन, 5 महीने जेल में रहे, उसके बाद हाई कोर्ट ने कह दिया भाई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको जमानत मिल गई। 5 महीने वो जो झारखंड की जनता की सेवा से वंचित रहे, उसकी जवाबदेही किसकी है? आपने उनकी पार्टी को तोड़फोड़ करने के लिए डाला ना मुख्यमंत्री को अंदर। तो ये तो बड़ा आसान तरीका है। कल को आप 3 केस ममता बनर्जी पे लगा देंगे, उनको जेल में डालेंगे, इस्तीफा दो। विजयन पे लगा देंगे, इस्तीफा दो। स्टालिन पे लगा देंगे, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी पे लगा देंगे, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया पे लगा देंगे, इस्तीफा दो। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, फिर सारी विपक्ष की सरकार को आप जेल में डाल देंगे। छोटे छोटे से एक दो सवाल और हैं संजय जी। अभी आपने बात करी तोड़फोड़ की, तो पार्षदों में तो तोड़फोड़ शुरू हो गई ऐसा लग रहा है। कुछ पार्षद ने छोड़ी है पार्टी। आपने ये कहा कि जो पार्षद या जो नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर जाता है वो बर्बाद हो जाता है। ये इतिहास है, ऐसा ईश्वर का वरदान है इस पार्टी को। इस पार्टी को ईश्वर का ये वरदान है, जो इस पार्टी को छोड़ेगा वो बर्बाद हो जाता है राजनीतिक रूप से। ऐसे नहीं कोई मतलब मैं किसी के बर्बादी की कामना कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से उसका कोई उभार नहीं हो पाता। आप सारे नाम याद करके देख लीजिएगा, कोई राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया। अब पौधों की जब हम बात करते हैं, हरियाली की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है देश के लिए। और हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भी एक पेड़ माँ के नाम, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने 1100 पेड़ कटवा दिए, ऐसा आरोप आपने लगाया और ये कहा कि दिल्ली के लिए एक बड़ी सारे प्रमाण हैं दिल्ली के एलजी के खिलाफ। 1100 पेड़ उन्होंने मौके पे जाकर
आदेश देकर कटवाए हैं। कहाँ कटवाए, क्यों कटवाए? ये छतरपुर के एरिया में, और कटवाने के पीछे कारण ये था कि उनको फार्म हाउस की जमीनें बचानी थी, तो अरबपतियों के पक्ष में उन्होंने पेड़ कटवा दिए। पर्यावरण से यही लेना देना बीजेपी का और एलजी का। आपने प्रमाण दिए हैं सारे पूरे। इससे पहले कि हम आपकी जिंदगी के दूसरे पहलू के बारे में आखिर में हम 5 मिनट बात करें, आखिरी राजनीतिक सवाल मैं ले लेता हूं। कलकत्ता रेप केस के बारे में, उसे लेकर पूरे देश में बात हो रही है और सब अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं। कलकत्ता रेप केस को आप कैसे देखते हैं और अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, कोलकाता रेप केस निश्चित रूप से हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, दुखद घटना है। आपको उस दरिंदगी के बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है, इतनी बड़ी घटना है। लेकिन आज सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है। उस पर आगे अब आप राजनीति मत कीजिए। जो भी दोषी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के, अभी 78 दिन में एक मामले में सजा हुई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, रेप के मामले में, यूपी का मामला है। अपनाइए वो तरीका, जल्दी जल्दी सारे साक्ष्य रखिए और सजा कराइए। लेकिन आप तोड़फोड़ करा रहे हैं, बंद करा रहे हैं, भारत माता की जय लगा के दुकान लूट रहे हैं। ये कहां लिखा है भाई? ये कौन सा तरीका है? और भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर में कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाता है तो गुस्सा नहीं आता, बदलापुर पे गुस्सा नहीं आता, हाथरस पे गुस्सा नहीं आता। तो क्या रेप के मामले में भी भारत के प्रधानमंत्री का और बीजेपी का सेलेक्टिव अप्रोच रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, कार्रवाई तो उन्हें करनी चाहिए थी, साक्ष्य उन्हें जुटाने चाहिए थे, लेकिन उनकी लापरवाही रही और डायरेक्ट उनके इंस्ट्रक्शन थे कि इसे जो है मामले को दबाया जाए, और वो खुद कार्रवाई करने के बावजूद करने की बजाय वो वहां पर पदयात्रा निकाल रही है। ऐसा आरोप है बीजेपी का। ऐसा चाहेंगी वो? क्यों ऐसा करेंगी? क्यों ऐसे बेसिर पैर की बातें करते हैं लोग? चलिए, अब आपका लास्ट में एक छोटा सा आपके साथ एक रैपिड फायर है। उम्मीद करेंगे एक आपकी जो नई, जो हिडन एक पर्सनैलिटी है, जो लोग आपको शानदार भाषण देते हुए तो सुनते ही हैं, राजनीतिक बात करते हुए तो सुनते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो दूसरा पहलू है, आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। सबसे पहले ये बताइए कि आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब क्या है? आपका गृह जनपद सुल्तानपुर या दिल्ली? नहीं, निश्चित रूप से गृह जनपद सुल्तानपुर, जहां पला बढ़ा, जिस मिट्टी में जन्मा, जहां राजनीति का कहरा सीखा, तो निश्चित रूप से अपनी मिट्टी से सबको प्रेम होना चाहिए। बचपन में आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा था? देखिए, खेल तो क्रिकेट ही था, उसी को सुनते थे। ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाता था, लेकिन क्रिकेट सुनना, क्रिकेट देखना और बहुत पसंद था। बचपन में हम देखते हैं जो छोटे जनपद होते हैं, खास तौर से वहाँ बच्चे कंचे भी खेलते हैं, लट्टू भी खेलते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा इस तरह के खेल खेला? बिल्कुल बिल्कुल, कंचे भी खेला है मैंने, और गुल्ली डंडा भी खेला है, और ऐसे तमाम खेल, कबड्डी भी खेला है। कभी पिताजी से मार पड़ी है? खो खो खेलते थे। मार मार पड़ी है, क्योंकि मुझे लगता है उनकी अपेक्षा रहती थी कि मैं ज़्यादा पढ़ूं, ज़्यादा मेहनत करूं, शायद उनकी अपेक्षाओं पे जब खरा नहीं उतरता था तो मारते पीटते भी थे। और शिक्षक थे पिताजी, तो वैसे भी ज़्यादा सख्त थे इस मामले में। माताजी ज्यादा सख्त थी या पिताजी? माताजी ने कभी मारा नहीं, लेकिन एक आध बार शायद कभी बहुत हल्के से कोई एक आध बार मार दिया होगा तो मार दिया, मुझे याद नहीं मेरी माताजी ने कभी। पिताजी थोड़ा टीचर थे, और मम्मी भी हमारी टीचर थी, जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो इसके नाते वो एक शिक्षक वाली सख्ती जो है उनकी पिताजी। मुझे लगता है ये आपकी और इसके बाद हमारी आखिरी पीढ़ी है जिस पर माँ बाप ने हाथ साफ किया है। आजकल तो ये बदल गया है। हाँ, अब आप नहीं कर सकते, तो मैं मुझे तो याद नहीं कि मैंने अपने बच्चों पे कभी। आपने कभी नहीं? कभी नहीं। एक आध बार शायद कभी गुस्से में मारा हो, तो वरना तो कभी नहीं। सुल्तानपुर से जुड़ी हुई आपके बचपन की सबसे जो यादगार लम्हा हो, जो आपको सबसे ज्यादा याद आता हो बचपन के दिन में, आप वो दिन मुझे सबसे अच्छे लगते थे और इसलिए सबसे ज्यादा याद आते हैं? हमेशा मैं मित्रों के बीच में रहा, तो दोस्त हमारे
बचपन में भी बहुत अच्छे दोस्त बने, अच्छे वो रहे। तो जब उनको छोड़ के उड़ीसा जाना पड़ा, तो मैंने उनको बड़ा मिस किया, दोस्तों को। और आज भी जब मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों के बीच में रहूँ, समय ज़्यादातर उनके बीच में बिताऊँ, ज़्यादा राजनीतिक कार्यक्रम ना हो। और मैं अभी भी अपने शहर में बाइक से ही चलता हूँ। कोई ये नहीं कि भाई सांसद हो गए या क्या हो गए या कोई राष्ट्रीय नेता है। बचपन में मूवीज देखते थे? मूवीज देखते थे, मूवीज देखने का हमेशा से शौक रहा। तो अभी भी मौका लगता है तो पिक्चर देखना मुझे पसंद है। घर पर छुप कर आप जाते थे फिल्म देखने? हाँ, छुप के भी जाते थे फिल्म देखने। मुझे भी याद है, मैं एक बार छुप कर गया था, घर पर पता चली तो बहुत मार पड़ी थी। पिक्चरें तो देखने का शौक था, तो बहुत सारी पिक्चरें देखी उस समय। फेवरेट एक्टर कौन था उस समय बचपन में? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। और एक्ट्रेस? रेखा। और गीत कौन सा आपका जो पसंदीदा एक फील्ड है उस समय का? कोई गीत आपको याद आता है जो गुनगुनाते हो, आप दोस्तों के साथ गाते हो, महफिलों में बजता हो? गीत मुकेश के उस समय काफी हम लोग गाते थे। एक आपका पसंदीदा गीत था, आया रे खिलौने वाला, खेल हाँ खिलौने हाँ लेकर हाँ आया रे। वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है जी आपका हाँ। ऑल टाइम। वो तो अभी ज्यादा हमने जेल में वो गाने गाए काफी। उसका एक दो लाइन आपको याद है, गुनगुना कि सकते हैं आया प्लीज? रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, अरे मेरी आंखों के तारे कहाँ गए ओ मेरे प्यारे, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। तो फिर आप उड़ीसा चले गए। उड़ीसा कब गए थे और किस लिए गए थे? उड़ीसा में मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, वहाँ से पढ़ाई की, और पढ़ाई के लिए ही गया था वहाँ। कॉलेज लाइफ कैसी रही? अच्छी रही। वहाँ बहुत सारे दोस्त बने जो आज भी हैं, और अच्छे पदों पे हैं, सरकारी नौकरियों में है। माइनिंग इंजीनियर है कोई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में है। ये सवाल बनता नहीं है लेकिन दर्शकों का है तो मुझे लगता है आप जवाब दे दें। अब तो आप मैरिड हैं, आप वाइफ हैं, बच्चे हैं, लेकिन कॉलेज टाइम में ये होता है। और आजकल तो बड़ा ओपन हो गया, बच्चे बात करते हैं माँ बाप से। कभी कॉलेज में किसी को डेट किया, कोई गर्लफ्रेंड थी? हमारे हमारा हमारा कॉलेज ही नहीं था इस तरीके का, वो लड़कों का ही कॉलेज था। कोई डेट करने की जरूरत नहीं आई। आजकल तो पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं, बात करते हैं। उस समय कभी माँ बाप ने आपसे पूछा कि भाई कॉलेज में हो, घर से दूर उड़ीसा रह रहे? तो शादी से पहले अपनी पत्नी को भी नहीं देखा था। अच्छा, शादी तक आपने नहीं देखा? जब तो तक शादी। हम लोग जिस परंपरा के थे, वहां माँ बाप ने देख लिया, वही फाइनल करते थे शादी। अच्छा। हाँ, ये इजाजत नहीं थी कि आप अपनी पत्नी को शादी से पहले देख लें। तो जिनसे आपकी शादी हुई है, जो भाभी जी हैं, उनको आपने शादी के बाद देखा? हाँ बिल्कुल। और उससे पहले कभी आप नहीं, ये इजाजत ही नहीं थी। कोई कभी गर्लफ्रेंड डेट भी कभी नहीं? मतलब उसमें ये था कि भाई माँ बाप जाएंगे, वो लड़की को देखेंगे, वो पसंद करेंगे, वो रिश्ते तय करेंगे, तो उस परंपरा का पालन। तो अब आप अपने बच्चों को ये ऑप्शन देंगे या ये परंपरा ऐसे ही आगे चलती रहेगी? क्योंकि हम लोग एक अलग समय में रहे, पले बढ़े। अब आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। कभी पूछते हैं आप अपने बच्चों से, बेटे से, कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या तैयारी है? मैंने उनको ये छूट दे रखी है कि भाई जो कुछ भी निर्णय लेना उसके बारे में बता देना मुझे। अच्छा, टीवी या म्यूजिक, आपको क्या ज्यादा पसंद है? म्यूजिक। म्यूजिक। आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी? बचपन की तो आपने बता दी, लेकिन अभी भी आप देखते हैं, तो ऑल टाइम आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? तय करना बहुत मुश्किल है कि टॉप 3 बता दीजिए। उस जमाने में शोले जो है वो मैंने कई बार देखी। शोले तो नेशनल मूवी मानी जाती है देश की। दीवार। दीवार। हाँ, शक्ति थी दिलीप कुमार की दिलीप पिक्चर, कुमार, अमिताभ बच्चन भी थे। बहुत अच्छी पिक्चर। आजकल की जनरेशन में कोई नहीं। मतलब दिलीप कुमार के आसपास मैं किसी को नहीं मानता। आज तक का सबसे बेहतर काम जो आपने जिंदगी में किया हो और आपको बहुत प्राउड हो कि हाँ मैंने ये काम किया है? मैं अस्पताल में सेवा का काम करता था, तो हमने एक संस्था बनाई थी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, आज़ाद समाज सेवा समिति, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे साथी थे। अशोक सिंह जी थे, शमशाद भाई थे, बहुत सारे लोग थे। तो हॉस्पिटल में जाके एक हमारे दूसरी शहीद स्मारक सेवा समिति थी, उसके अध्यक्ष थे करतार केशव यादव जी। सब लोग मिल के हम लोग काम करते थे।
तो उस दौरान एक लड़का वहाँ पे आया जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसका ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी सेवा करने का मौका करीब 2 साल तक मिला और फिर आज भी मैं उस चीज़ को याद रखता हूँ कि जब हम लोग उसको उसके गांव पे छोड़ने गए तो अपने माँ बाप को पाने के बावजूद उसने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली थी कि नहीं, मुझे इनके साथ रहना है, और खूब रोया। और मैं भी आके बहुत रोया। अभी भी टच में है, बात होती है? अब तो नहीं होती, बहुत पहले की बात है। कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता हो कि भाई यहाँ चूक हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, बचपन में या बाद में, कोई ऐसा याद आता हो? नहीं, इस मामले में तो अच्छा रहा कि जो फील्ड मैंने तय किया उस पर काम किया, इसकी चिंता नहीं की कि नहीं ये नहीं करना है। अगर तय किया कि संस्था बना के सेवा का काम करना है तो किया, तय किया कि राजनीति करना है तो किया, तय किया कि अब आके नौकरी नहीं करनी है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जुड़ना है तो जुड़ा और काम किया। तो अपनी लाइफ से इस मामले में संतुष्ट हूँ कि जो जीवन में सोचा कि ये करना है तो वो काम किया और पूरे मेहनत से किया। कोई एक काम जो आप करना चाहते हैं और बार बार आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, वो आपको करना है? ओल्ड एज होम बनाने की बहुत इच्छा है और उसमें मैं बहुत मेहनत के साथ काम करना चाहता हूँ, जो कि प्रयास भी किया सांसद बनने के बाद, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया हूँ। अब से आज कोशिश करूंगा कि मैं वो ओल्ड एज होम बना के उस पर काम करूं। पहला ओल्ड एज होम कहाँ कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली में बनाएंगे? दिल्ली में बन जाए, कहीं बन जाए, मतलब बनना चाहिए जिसमें लोगों, वृद्ध लोगों की सेवा हो सके। अब से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये तो ईश्वर तय करता है, ऊपर वाला तय करता है। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ ईश्वर में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सारे रास्ते बनाते हैं। जिंदगी के बाद जो नर्क और स्वर्ग के बारे में हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं बचपन से, उसके बारे में आप कभी सोचते हैं कि जिंदगी के बाद क्या होगा, उसकी तैयारी करी जाए? वो डर लोगों के दिमाग में रहता है तो आदमी बुराई से बचता है, तो ये रहना चाहिए। आप किसी का अहित नहीं करेंगे। अगर ये डर है आपके पास कि जैसे इस्लाम में भी है या हिंदू धर्म में भी है, या कि भाई स्वर्ग भी है, नरक भी है, जन्नत भी है, दोजख भी है, तो ये पता नहीं है कि नहीं, ये तो हमने तो देखा नहीं है, लेकिन अगर ये डर के लिए भी रखा गया है, ये डर अच्छा है, तो ये डर अच्छा है। कोई एक सपना जो बार बार आपको कब आता हो? नहीं, ऐसा मतलब मैं तो कह रहा हूं ना आपसे, जितना काम मैंने सोचा कि मुझे करना है, ज्यादातर काम मैंने किया और मेहनत से किया। आखिर में जिंदगी का सबसे सुखद पल और जिंदगी का सबसे दुख का लम्हा अगर आपको एकदम से याद आए और आप बता सकें? देखिए, मैं अपने दादी से बहुत अटैच था, तो और वो बड़ा बीमार हुई जब अंत समय उनका आया, तो करीब 1 साल तक वो बेड पे रहीं, तो उनकी सेवा करने का भी बहुत मौका मिला। और उस समय मैं सारे काम छोड़ के, और जब उनकी डेथ हुई तो बहुत बुरा लगा अंदर से। आज तक ये लगता है कि जो कि सच्चाई है, आपको एक सीमा के बाद जो है वो ये मृत्यु तो एक सत्य है, जाना है सबको छोड़ के, लेकिन लगता है कि उनका साया होना चाहिए था और मिस करते हैं आपने अभी भी। चलिए संजय जी, आपने समय दिया और सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया कि आने वाले समय में क्या वो कार्य करने वाले हैं और अभी तक किस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं और देश की जनता के लिए बीच में आगे जाकर उनकी आगे क्या रणनीति होने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे अपने एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार, आदाब।